हेलो एस्परेंट्स। तो चलिए अगली तारीख की न्यूज़ देखते हैं हम, जो कि है 19 मार्च के। तो पहली न्यूज़ देखते हैं कि कैंसर को एक नोटिफाइबल डिजीज के ऊपर डिबेट चल रहा है कि इसको बनाना है या नहीं। तो देखो, पहली तो बात, आपको नोटिफाइबल डिजीज पता है कि क्या होता है, तो हम आगे देखेंगे वो। तो अभी न्यूज़ में क्यों है? तो अभी इंक्रीजिंग डिमांड हो रही है कि कैंसर को एक नोटिफाइबल डिजीज बनाना चाहिए इंडिया में। और इंडियन गवर्नमेंट रेजिस्ट कर रही है ये मूव, क्योंकि वो बोल रही है कि कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है और ये स्प्रेड नहीं करता है जैसे इन्फेक्शियस डिजीज रहते वैसे। पर ग्लोबल एग्जांपल जैसे यूएस भी लिस्ट कर रहा है लीड पॉइजनिंग, और इंडिया का रिसेंट नोटिफिकेशन ऑफ स्नेक बाइट चैलेंज दिस आर्ग्यूमेंट। तो ठीक है, देखो, इंडिया बोल रहा है कि भाई ये तो ऐसा कुछ ऐसा फैलने वाला तो चीज नहीं है जो, मतलब इन्फेक्शियस डिजीज जैसा नहीं है, इसलिए इसको नोटिफाइबल डिजीज नहीं बोल सकते हम, नॉन कम्युनिकेबल है। पहली बात हम देखते हैं अभी नोटिफाइबल डिजीज होता क्या है। तो नोटिफाइबल डिजीज है अ डिजीज लीगली रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज फॉर ट्रैकिंग एंड इंटरवेंशन। मतलब क्या नोटिफाई किया जाता है कि भाई अच्छा ये एक डिजीज है, इसको नोटिफाई करो और इसको ट्रैक करो, इसका इंटरवेंशन करो, इसको पूरा रिसर्च करो कि भाई इसमें कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो। और इसको गवर्न कौन करता है? तो एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897। अभी ये क्यों किया है? क्योंकि देखो, अगर आप किसी डिजीज का अर्ली डिटेक्शन करते हो तो उसको कंट्रोल मैनेज करना इफेक्टिवली वो इजी जाता है। जैसे कि टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, कोविड 19 हो गया, स्नेक बाइट्स हो गए। अब स्नेक बाइट्स में तो तुरंत एक आई गेस 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर ये ट्रीट करना चाहिए, नहीं तो फिर तब तक बहुत देर हो जाती है। अभी डिबेट क्या चल रहा है, अभी आर्ग्यूमेंट्स क्या फेवर में, तो ये बोल रहे कि भाई अगर आपने किया तो एक बेटर डाटा कलेक्शन आएगा आपका। इंडिया का नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम है जो कवर करता है बस 16% पॉपुलेशन को। तो ये इनकम्प्लीट स्टैटिस्टिक्स मिलता है हमें कैंसर के केसेस पर। तो कैंसर नोटिफाई करने पर हमें रियल टाइम एक्यूरेट डाटा मिलेगा कि कॉज केसेस कितने, डेथ्स कितनी हो रही है। फिर इम्प्रूव्ड प्रिवेंशन एंड इंटरवेंशन। अभी नियरली 50% ऑफ कैंसर डेथ जो है वो प्रिवेंट किए जा सकते हैं अगर कंट्रोलिंग रिस्क फैक्टर जैसे कि स्मोकिंग, पोल्यूशन, या एस्बेस्टॉस का एक्सपोजर, या फिर कुछ कुछ कैंसर जैसे सर्वाइकल, ये कॉज होते हैं वायरसेस से। तो ये डाटा ट्रैकिंग क्रुशियल हो जाता है। स्टेट लेवल प्रेसिडेंट्स मतलब क्या? 17 इंडियन स्टेट जो है ऑलरेडी मेड किया, उन्होंने बनाया कि भाई कैंसर एक नोटिफाइबल है, इसलिए एक नेशनल मैंडेट होना चाहिए। और ग्लोबल एग्जांपल्स की बात की जाए तो कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया और यूके ने मैंडेटरी कैंसर रजिस्ट्रेशन किया है ताकि उनकी जो पॉलिसी है, पॉलिसी प्लानिंग वो अच्छी तरह से हो सके। अब इसके अगेंस्ट क्या बोल रहे हैं? तो पहली तो बात है कि नॉन कम्युनिकेबल नेचर है, मतलब ये स्प्रेड तो नहीं होता इन्फेक्शन डिजीज जैसा, इसलिए मैंडेटरी रिपोर्टिंग इतना एसेंशियल नहीं रहेगा। प्राइवेसी और स्टिग्मा इश्यूज भी रहते हैं, कैंसर कैरी करता है एक सोशल स्टिग्मा कि भाई कि आपको कैंसर है, तो लोगों बहुत दूरी बना के रखते हैं। फिर अगर मैंडेटरी रिपोर्टिंग कर दिया गया तो वो डिस्करेज करेगा लोगों के लिए, ताकि वो फिर वो आगे जाके तो ट्रीटमेंट भी नहीं लेंगे। और एक बर्डन होगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पर, तो डॉक्टर के ऊपर काफी ज्यादा लीगल ऑब्लिगेशंस आ सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्कलोड भी बढ़ सकता है रिपोर्टिंग केसेस में, और डाइवर्ट हो सकता है जो ट्रीटमेंट है वो तो दूर की बात होगी। अभी एग्जिस्टिंग कैंसर सर्वेलेंस में क्या है? तो नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम में, जो कि है आईसीएमआर के अंडर, वो कलेक्ट करता है डाटा। अभी कहाँ कहाँ से लेता है? तो हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्री से लेता है जो ट्रैक करते हैं डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। फिर पॉपुलेशन बेस्ड रजिस्ट्री से आता है, मॉनिटर करते कैंसर ट्रेंड्स इन कम्युनिटीज। तो अगर 2022 की बात की जाए तो 38 हमारे पास पीबीआर है और 269 एचबीआर एग्जिस्ट करते हैं, और अभी भी कवरेज बहुत कम है। और 2023 की बात की जाए तो 14 लाख कैंसर केसेस रिपोर्ट किए गए थे इंडिया में। अभी वर्ल्ड कैंसर डे जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। नियरली 10 मिलियन डेथ्स होती रहती है 2020 में, नियरली 6 में से 1 डेथ होती ही रहती है। और मोस्ट कॉमन कैंसर कौन से? ब्रेस्ट, लंग, कोलोन, रेक्टम एंड प्रोस्टेट कैंसर है। और ऑन 1/3 ऑफ डेथ्स फ्रॉम कैंसर और ड्यू टू। अभी 1/3 जो डेथ्स होती है कैंसर से, तो पहली तो बात, सबसे ज्यादा यूज होता है टोबैको का। फिर आता है आपका बॉडी वेट। देखो, जितना मोटापा रहेगा ना उसके, कैंसर मतलब क्या, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है। मतलब अभी एक सेल है वो नॉर्मली ग्रो कर रहा है, पर कैंसर में क्या होता है, वही सेल बहुत ज्यादा ग्रोथ करने लगता है, तो उसका ये लम्प्स वगैरह बनने लगते हैं फिर। इवन अल्कोहल कंजम्पशन, अल्कोहल एक एक बूंद भी आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, एक बूंद भी नहीं है, मतलब उसमें ऐसा कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू है ही नहीं। इवन आपका फ्रूट और वेजिटेबल का इंटेक भी बहुत कम रहता है। फाइबर्स और मिनरल्स, प्रोटीन्स इसमें कुछ मिलता ही नहीं है आपको। आप हार्डली, आप पता है, जंक फूड और इसके ऊपर ही रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है अभी अभी के आजकल के लोगों की ना। आप देखो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई, बस बैठ के रील्स देखना, आराम से करना, भाई टीवी देखो, आईपीएल चल रहा है अभी तो आईपीएल देखो। आपकी एक्टिविटी पूरे दिन में कितने होते हैं, स्टेप्स देखो आप कितने होते हैं। ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन कुछ फिजिकल एक्टिविटी या होम वर्कआउट्स या जिम वर्कआउट्स अगर चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको दे देता हूँ। तो मैं एक पर्सनल सर्टिफाइड एडवांस पर्सनल ट्रेनर भी हूँ। 8329 433
7 1, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ये 9 है। ठीक है, ये यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो आपको एक पर्सनलाइज्ड, ऑब्वियस सी बात है, फ्री तो नहीं रहेगा, तो एक सर्टन अमाउंट ले लूंगा मैं। पर वो अगर देखो, आपको अगर आप किसी चीज़ के ऊपर पैसा खर्च करते हो ना, तो आप थोड़ा सा सीरियसली ले सकते हो। अभी वही मैंने फ्री में आपको दे दिया एक कागज का टुकड़ा और बोल दिया कि आपको ये करना है, आप हार्डली कोई देखोगे। अब अगर इसके ऊपर एक सर्टन अमाउंट मैंने एक्स अमाउंट चार्ज कर दी, तो आपको मतलब आप ऐसा थोड़ा बैक ऑफ द माइंड भी रहेगा ही ना, कि भाई मैंने इतना पैसा खर्चा किया तो एटलीस्ट इसको थोड़ा बहुत तो फॉलो करूंगा मैं। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो बता देना, ठीक है। कि अभी कैंसर कॉजिंग इन्फेक्शन कौन से, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, फिर एचपीवी बोला जाता है, हेपेटाइटिस है। अप्रोक्सीमेटली 30% जो कैंसर केसेस है लो और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में आते हैं। और कैंसर क्योर हो सकता है अगर डिटेक्ट अर्ली हुआ तो। देर हो गई थर्ड स्टेज या फोर्थ, थर्ड तो बहुत दूर हो गई। सेकंड तक भी आई गेस क्योर किए हैं ऑलमोस्ट डॉक्टर्स ने। तभी इंडिया को क्या करना चाहिए, तो फेज नोटिफिकेशन अप्रोच करना चाहिए। अभी सभी कैंसर, इंस्टेड ऑफ ऑल कैंसर स्टार्ट विथ हाई रिस्क कैंसर्स लाइक सर्वाइकल एंड लॉन्ग कैंसर। अभी सभी कैंसर को पकड़ के नहीं चलना चाहिए, जो सबसे ज्यादा हाई रिस्क कैंसर है, मतलब बहुत ज्यादा जान के खतरे है उसमें, तो उसको पकड़ के चलना चाहिए। फिर डिजिटल इंटीग्रेशन होना चाहिए उसमें, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लिंक करना चाहिए कैंसर डाटा के साथ। और एक सेंट्रलाइज रजिस्ट्री होनी चाहिए। और कोविन जैसे प्लेटफॉर्म्स भी हम यूज कर सकते हैं कैंसर ट्रैक करने के लिए, स्क्रीनिंग्स वगैरह। और कैंसर टेस्टिंग और स्क्रीनिंग बढ़ानी चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों का स्क्रीनिंग। अभी देखो, कुछ कुछ ऐसे कैंसर है जो जहां पर उसके सिम्टम्स कुछ भी नहीं दिखाई देते, फिर भी आपको टेस्टिंग करना चाहिए। एक्सपांड पीबीआर टू रूरल एरियाज, अभी रूरल एरियाज में भी ज्यादा से ज्यादा पीबीआर बढ़ने चाहिए, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग होना चाहिए हाई रिस्क ग्रुप्स में। और इवन जो लोकल हेल्थ वर्कर्स है जैसे आशा, तो उन्होंने उनको भी ट्रेन करना चाहिए ताकि वो रिपोर्ट कर सके केसेस और अवेयरनेस रेज कर सके। फिर फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सपोर्ट भी मिलना चाहिए। जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसको भी एक्सपांड करना चाहिए, ताकि जो कवर हम फ्री कैंसर स्क्रीनिंग्स कर सके। देखो कैंसर का अगर स्क्रीनिंग करने की बात आती है ना, तो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, इंश्योरेंस कवरेज भी बढ़ना चाहिए कॉस्टली ट्रीटमेंट्स के लिए, और सोशल स्टिग्मा को भी रिड्यूस करना चाहिए। इवन आप स्पिरिचुअल लीडर्स, इन्फ्लुएंसर्स, कैंसर सर्वाइवर्स को हम प्रमोट कर सकते हैं कि भाई अर्ली डिटेक्शन के लिए जाइए, उतना प्रमोट करें। और जो सोशल स्टिग्मा है कि भाई आपको कैंसर है, आपको कुछ हो सकता है, हमें कुछ हो सकता है, तो वो थोड़ा सा एक स्टिग्मा निकालना चाहिए। हमें मास अवेयरनेस कैंपेन्स भी लॉन्च करने चाहिए ताकि नॉर्मलाइज हो सके स्क्रीनिंग को भी। ठीक है, मतलब ऐसा डर वहाँ माहौल नहीं रहना चाहिए कि भाई आपको कैंसर है, स्क्रीनिंग कैसे करेंगे। तो इतना कुछ नहीं है भाई, एक डिजीज है, डिजीज की तरह ट्रीट करो, इसको कुछ लिंक करने की जरूरत नहीं है किसको। अभी एक क्वेश्चन है, एक सेकंड इसको थोड़ा कम करता हूँ मैं। मेकिंग है ये, ठीक है, मेकिंग कैंसर नोटिफाइबल डिजीज नॉट अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नॉट अ वैलिड आर्ग्यूमेंट पूछा है मैंने। मेंस क्वेश्चन क्या है, अभी शुड कैंसर बी मेड अ नोटिफाइबल डिजीज इन इंडिया, तो इंडिया में बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। अभी देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको सीधा यस नो में आंसर नहीं देना चाहिए, हाँ बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। तो आपको रिपोर्ट्स वगैरह थोड़ा सा एक दो रिपोर्ट्स देखना चाहिए कि भाई इसके रिगार्डिंग क्या चल रहा है अभी। तो ये डे बाय डे आ जाएगा वैसे। तो इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या है, चैलेंजेस क्या है पॉलिसी में, और मेजर्स क्या आप सजेस्ट कर सकते हो, ये सब दिया था इसके इसके पहले इसमें ही। तो आप वो देख सकते हैं, ये पूरा आंसर उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो आप ट्राई करिएगा आंसर करने का, और मुझे भेज सकते हो ये। चलिए, इंडिया कार्टी सेल थेरेपी, अभी कार्टी सेल थेरेपी मतलब क्या है, तो द क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ रिजल्ट्स ऑफ इंडिया फर्स्ट चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर CRT टी सेल थेरेपी पब्लिश इन लैंसेट हेमाटोलॉजी शोड अ 73% रिस्पॉन्स रेट इन ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा पेशेंट्स। तो ठीक है, एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलने में लग गया है जो कैंसर पेशेंट्स है। देखो इसमें क्या होता है, अभी हम देखेंगे जैसे आगे इसमें, तो कार्टी सेल टी सेल जो रहते हैं, अभी देखो अभी क्या करते हैं ये, जो पेशेंट है उसका जो ब्लड निकालते हैं और उसमें से जो है वो टी सेल निकालते हैं। ठीक है, टी सेल जो है हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इन द सेंस कि वो जो अटैकिंग वाले रहते हैं कि भाई कुछ भी पैथोजेंस वगैरह आते हैं तो उसको अटैक करने का काम करते हैं टी सेल्स, इतना याद रखिएगा। अभी ये जो कार्टी सेल्स कार्टी सेल्स है, ये जो टी सेल है, इसको जीन लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कार्टी सेल में। मतलब एक एंटीजन रिसेप्टर डालते हैं इसमें, ताकि जो है ये मल्टीप्लाई होता है। और इसको मिलियंस में हम बनाते हैं, फिर देखो ये मिलियंस में हमने बनाया, टी सेल लिया, ये कार लिया हमने, इसको मल्टीप्लाई किया, और इसको फिर से हम पेशेंट में इन्फ्यूज करते हैं। और ये क्या करता है, फिर जो कैंसर सेल्स है ना इसके अंदर के, वो सीधा मारने को चालू कर देता है। मतलब टू द पॉइंट ही रहता है, मतलब ज्यादा। अभी प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या, जैसे ये हमारा वो कौन सा है, रेडिएशन वाला टेक्नोलॉजी है ना, कि आई गेस सी से तो कुछ तो नाम था, मैं भूल रहा हूँ अभी।
पर आपको पता रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या, जो अच्छे अच्छे सेल्स है ना वो भी डैमेज हो जाते हैं, तो उससे और तकलीफ ज़्यादा होती है। ठीक है। तो अभी इसमें कैसा होता है, टू द पॉइंट ही, जो कैंसर सेल है उधर ही जाके अटैक करेगा, ये बाकी बाकी आजू बाजू जो नॉर्मल सेल्स है उनको अटैक ही नहीं करेगा। तो ये बहुत ही सही टेक्नोलॉजी। यही पूरा एक्सप्लेन किया मैंने कि वर्किंग कैसा होता है, क्या होता है। एडवांस कैंसर थेरेपी, अभी देखो आपको अभी एक सिंगल लाइन में लिखना रहा तो इट जेनेटिकली मॉडिफाइज टी सेल्स टू अटैक कैंसर, खत्म, बात खत्म। ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि भाई ये इसमें से निकालते ये करते। ठीक है। वर्किंग कैसा है, तो टी सेल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं हम पेशेंट से, जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कैंसर सेल, और फिर से रीइंट्रोड्यूस करते हैं, टारगेट और डिस्ट्रॉय करते हैं कैंसर। अभी इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ये ट्रीट करता है रिलैप्स रिफ्रैक्टरी बी सेल। ठीक है, ठीक है, ये ज़्यादा ऑफरिंग लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, इम्यूनिटी भी काफ़ी हद तक तगड़ी हो जाती है, क्योंकि देखो आप टी सेल्स को ही अच्छा खासा बढ़ा रहे हो। और प्रिसाइज और पेशेंट स्पेसिफिक कंपेयर टू कीमोथेरेपी, हाँ कीमोथेरेपी की बात कर रहा था। कीमोथेरेपी थोड़ा सा रेडिएशन वगैरह यूज करते हैं कैंसर सेल्स को मारने के लिए। और ये पेशेंट स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं कि सभी को कीमोथेरेपी चढ़ा रहे। अभी इसमें के जो हर एक के अपने जो टी सेल्स रहेंगे वो अलग रहेंगे ना, जीन अलग रहेगा, डीएनए अलग रहेगा। तो उसके हिसाब से अटैक भी उसी को परफेक्टली मतलब अच्छा रहेगा फिर। ठीक है, की फाइंडिंग्स अगर देखा जाए तो हाई सक्सेस रेट मिला है, 73% जो है वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अफोर्डेबल ट्रीटमेंट है। इंडिया के कार्टी सेल थेरेपी कॉस्ट करती है बस 25 लाख, कंपेयर टू 3-4 करोड़ लगते हैं इंटरनेशनली। अगर टोटल कॉस्ट की बात की जाए अब्रॉड, और एक्सीड करते 8 करोड़ से भी ऊपर जाता है इसका ट्रीटमेंट, अगर आपको कैंसर ट्रीट करना रहा तो। इसके साइड इफेक्ट्स, सम पेशेंट्स एक्सपीरियंस न्यूट्रोपेनिया, थ्रोम्बोसिटोसिस एनीमिया, साइटोकिनिन रिलीज सिंड्रोम। ठीक है, थोड़े थोड़े कुछ साइड इफेक्ट्स है वैसे, पर एज कम्पेयर टू कीमोथेरेपी तो बहुत कम है। अभी डेथ्स कितने हो गए, तो 2 पेशेंट डाइड हो गए, बट ओवरऑल साइड इफेक्ट्स वर मैनेजेबल, मतलब जो साइड इफेक्ट्स थे वो मैनेजेबल है। पर अभी तक बस 2 ही लोग गए हैं। इंडिया का इंडिजिनस कार्टी सेल थेरेपी है जो कि है नेक्स्ट कार 19, ये याद रखिएगा। पहला अप्रूव्ड कार्टी थेरेपी है इंडिया में। अभी आपको लगेगा इंडिया में कुछ हुआ रहा नहीं है, तो ये हो रहा है। नेक्स्ट कार 119 है। ये इसको किसने डेवलप किया है, तो आईआईटी बॉम्बे, टाटा मेमोरियल सेंटर और इम्यूनो एक्ट ने किया है। मोस्ट अफोर्डेबल कार्टी थेरेपी है पूरे ग्लोबली की बात करिए तो ये नेक्स्ट कार 9 याद रखिएगा, 19। फ्यूचर इंप्लीकेशंस पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा वाइडर एप्लीकेशन है हमारे कैंसर ट्रीटमेंट में। कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो इम्यूनोथेरेपीज, इसको अगर कॉम्बाइन किया इम्यूनोथेरेपी के साथ तो ये रिवोल्यूशनाइज कर सकता है हम पर्सनल मेडिसिन में। एक प्रीलिम्स का पीवाई क्यू क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया था, ट्राई करिएगा सॉल्व करने की, सिंपल क्वेश्चन था। ये मैंने बनाया है कार्टिसेल थेरेपी पर, ये आप देख सकते हो। और मेंस के ऊपर भी एक सिग्निफिकेंस क्या रहेगा अगर इंडिया का फर्स्ट कार्टिसेल थेरेपी, इसका सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट क्या रहेगा कैंसर ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट है इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशंस। तो ये न्यूज़ में क्यों है, प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड विजिट किए गए थे और इन्होंने बायलैटरल टॉक्स रखे थे इंडिया के पीएम के साथ, मतलब न्यूजीलैंड और हमारे इंडिया के, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है न्यूजीलैंड के उन्होंने विजिट किया इंडिया में, तो हमारे पीएम और इनके पीएम ने बातचीत की। और इन्होंने पार्टिसिपेट किया 10वीं राइसीना डायलॉग में एज अ चीफ गेस्ट। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं न्यूजीलैंड है, नॉर्थ आइलैंड है, साउथ आइलैंड है, क्राइस्ट चर्च, वेलिंगटन, न्यूजीलैंड, ये तास्मानिया यहाँ पर है। यहाँ पर कौन सी नदी है मुझे बताना, नदी बोल रहा हूँ, सी कौन सी है बताना। अभी हाइलाइट्स क्या थे इंडिया न्यूजीलैंड जॉइंट स्टेटमेंट के, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की गई हमने, ट्रेड नेगोशिएशंस की बात की गई, बेनिफिशियल म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स की हमने, ओपनिंग डोर्स टू इंडिया पॉलिसी न्यूजीलैंड की है, याद रखिएगा ओपनिंग डोर्स टू इंडिया किसकी पॉलिसी है, तो न्यूजीलैंड की है। एईओ एमआरए एग्रीमेंट क्या है, ताकि जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में अच्छे से हो सके। सिक्योरिटी और ग्लोबल कोऑपरेशन भी किया हमने, डिफेंस एमओयू साइन किए गए। न्यूजीलैंड एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन इंडिया इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। ठीक है, सपोर्ट फॉर इंडिया, इंडिया सपोर्ट मतलब इंडिया के लिए सपोर्टिव रहता है ये न्यूजीलैंड थोड़ा बहुत तो। और ये बिड भी करते हैं कि भाई हमें परमानेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप मिले, इवन एनएसजी में भी। फिर इंडिया इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी भी है इसमें। फिर क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, इंडिया का क्लीन एनर्जी एफर्ट्स के लिए सपोर्ट करते रहते हैं। मतलब बैकिंग अच्छा रहता है इनका। अभी बैकिंग किसको किसको किया इन्होंने, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को किया, सीडीआरआई को किया, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट और सेंडर फ्रेमवर्क को भी किया। फिर एजुकेशन एग्रीमेंट भी हमने किया है, स्ट्रेंथन किया हमने स्टूडेंट एक्सचेंजेस और एकेडमिक टाइज के लिए। स्पोर्ट्स एमओयू भी साइन किया है, सेलिब्रेट किया हमने 100 साल का स्पोर्ट्स रिलेशन 2026 में, करेंगे अभी। डायस्पोरा और कंसर्न देखा जाए तो इंडियन डायस्पोरा कितना है न्यूजीलैंड पॉपुलेशन में, तो 6% हमारा इंडियन है उधर। वाइटल इन स्ट्रेंथनिंग टाइज, प्रो खलीस्तान इशू, इंडिया इज कंसर्न अबाउट एंटी इंडिया एक्टिविटीज इन न्यूजीलैंड। ठीक है चलो। अभी इंडिया और न्यूजीलैंड इंपॉर्टेंट क्यों है एक दूसरे के लिए, अभी इंडिया का इंपॉर्टेंस क्या है न्यूजीलैंड के लिए, तो हम एक्सपांड कर रहे हैं इकोनॉमिक टाइज। इंडिया ऑफर करता है हमारे लिए वास्ट मार्केट है, डेयरी मीट वाइन और डिजिटल सर्विसेज का। स्किल्ड वर्कफोर्स है हमारे पास। इंडिया इंडिया इज इन न्यूजीलैंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ स्किल्ड माइग्रेंट्स।
तो हमारे जो स्किल्ड माइग्रेंट्स है वो न्यूजीलैंड जाके इनकी इकोनॉमी बूस्ट करते। सेकंड लार्जेस्ट है, हमारे स्टूडेंट्स भी वहां पर जाते हैं। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन भी है, इंडियाज इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक एनहांसेस रीजनल स्टेबिलिटी। तो अगर हमारा इन्फ्लुएंस नहीं रहा तो एक एक दबाव रहता है रीजनल स्टेबिलिटी के ऊपर, हम स्टेबल रखने की कोशिश करेंगे। और न्यूजीलैंड का इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए, तो एडवांस फार्मिंग प्रैक्टिसेस वहाँ पर की जाती है, तो हमें हेल्प हो सकती है मॉडर्नाइज करने में डेयरी और हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स में। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट भी हो सकता है हमारा। क्लीन एनर्जी एक्सपर्टीज है, डिफेंस और मैरिटाइम सिक्योरिटी भी है। ठीक है। अभी चैलेंजेस क्या है, तो एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अभी तक रुके हुए थे 2015 से। इंडिया का हाई तारिफ है न्यूजीलैंड के डेयरी और एग्रीकल्चर पर, इसलिए एक मेजर हर्डल होता है ये। मतलब जो भी इनका डेयरी प्रोडक्ट्स आता है या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आता है, तो हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चार्जेस लगाते हैं। इसलिए इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं रुका के रखा है। ट्रेड बैरियर्स आता है, इंडिया फेस करता है सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी इश्यूज। मतलब जो ग्रेप्स, मैंगोज वगैरह, ये बोलते हैं कि भाई अच्छे से नहीं पकाया, या फिर ये थोड़ा आर्टिफिशियली पकाया है, ऑर्गेनिक तरीके से नहीं कर रहे, हमारी हेल्थ खराब हो सकती है। तो ये बैरियर लगा सकते हैं। फिर लो ट्रेड वॉल्यूम, हमारा वॉल्यूम इतना खास नहीं, 1.7 बिलियन ही है बस। जियो पॉलिटिकल डिफरेंसेस, अगर न्यूजीलैंड इकोनॉमिक रिलायंस ऑन चाइना में लीड टू पॉलिसी मिसमैचेस विद इंडिया। मतलब अभी देखो न्यूजीलैंड थोड़ा फिर अभी बोलेगा कि भाई हम चाइना की तरफ जाएंगे, तो हमारे तरफ थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है। फिर अभी वे फॉरवर्ड क्या है, तो हमने फिर से एफटीए टॉक्स रखने चाहिए भाई, अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट होना चाहिए। फिर बूस्ट मार्केट एक्सेस, क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी, स्ट्रेंथन डिफेंस टाइज, ये वगैरह वगैरह। सस्टेनेबल कंजर्वेशन ये अलग है, ठीक है। अभी मेंस क्वेश्चन देखते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है इंडियन न्यूजीलैंड रिलेशंस का, और चैलेंजेस क्या आते हैं इसमें, और एमसीक्यू है यहाँ पर, आप ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने का। चलिए फिर, थैंक यू। मिलते हैं, आपको एक आइडिया लग गया रहेगा, कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने के आंसर्स के। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए फिर, मिलते हैं। जय हिंद।